आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अब टाइम आ गया है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट करने का। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं, इसका मतलब जो है इसके नाम में ही कहीं ना कहीं छुपा है। तो अगर हम नाम के हिसाब से चलना चाहें स्टूडेंट्स, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम कुछ सेल्स करते हैं या हम कोई ऐसा काम करते हैं कि हमारे पास इनकम आए, हमारी कंपनी का जो मेन इनकम सोर्स होता है, वो काम जब हम करते हैं तो उससे कमाया गया पैसा रेवेन्यू कहलाता है। उसके अलावा रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। तो जब हम किसी चीज को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों वर्ड्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सो अगर हम देखें तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर हमको यह समझना जरूरी है कि जो रेवेन्यू आया है, जो कमाई हुई है, वो कौन से साल की कमाई है। बेसिकली कभी कभी अकाउंट्स बनाते समय कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, जिसमें हमको ये समझ नहीं आता है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं जहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रेवेन्यू आया, जो हमने सेल्स की, वो किसी और साल में थी, और जो पैसा आया वो किसी और साल में आया। तो अब जब हम रिकॉर्ड करने बैठे हैं उसको, तो कौन से साल में उसको रिकॉर्ड किया जाए, यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। क्या जिस साल में हमने सेल की है उस साल में हमको अपनी कमाई रिकॉर्ड करनी है, या जिस साल उसका पैसा आया है, उसकी पेमेंट हुई है, उस साल हमको अपनी कमाई रिकॉर्ड करनी है? तो यहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स, वो इसी डाउट को क्लियर कर देता है बहुत अच्छे से, और कोई भी इसमें फिर अकाउंट्स में गलती होने की चांस नहीं होते। सो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है और किस किस जगह इसको अप्लाई किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रिलीज्ड when a transaction has been entered into and obligation to receive the amount has been established। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम डेफिनेशन को ध्यान से समझें तो लिखा हुआ है कि दो चीजें हो सकती हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो जब सेल्स हुई, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमने अपना सामान किसी और को भेज दिया। जरूरी नहीं है सामान हो, आपको पता है गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें होती हैं। तो कभी कभी गुड्स होता है, कभी कभी सर्विस, मतलब अपना जो मेन काम था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। और दूसरी जगह उसने जो पेमेंट किया वो उसी समय ना करके उसने 1 साल बाद पेमेंट की या 2 साल बाद पेमेंट की। ठीक है, यूजुअली 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है, लेकिन उस समय पेमेंट ना करके उसने अगले साल पेमेंट की, ऐसा एग्जाम्पल मान के चलते। तो इन दोनों में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, कहने का मतलब है एक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बंधन, किसी के ऊपर जब बंधन आ जाए। तो जब हमने सामान बेचा होगा और उसके पास जिस दिन सामान डिलीवर किया होगा, उसी दिन जो परचेजर है, जिसने हमारा सामान खरीदा, उसके ऊपर एक बंधन आ गया है कि उसको हमारी पेमेंट करनी है। भले ही वो उस दिन ना करे, बाद में करे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो बंधन है, ऑब्लिगेशन है, उसकी शुरुआत हो चुकी है उस दिन से। तो जब भी ऐसी ऑब्लिगेशन शुरू हो जाए, उसी डेट को आपको रेवेन्यू या अपना जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड कर देना है। तो इसमें अगर हम शॉर्ट में समझे तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन होती है, भले ही कैश रिसीव हुआ हो या कैश रिसीव नहीं हुआ हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। जब ट्रांजैक्शन हुई है, जिस दिन ऑब्लिगेशन आया है, उसी दिन आपको उसको रिकॉर्ड कर देना। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक तो एग्जांपल हो गया जिसमें पेमेंट आती है बाद में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा भी हो जाता है, पेमेंट पहले भी आ जाती है। अब मान लेते हैं मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने खुश होके अगले साल की पेमेंट भी मुझे एडवांस में ही कर दी, और उन्होंने कहा कि आपके काम से हम बहुत खुश हैं। अब आपको क्या करना है, अगले साल जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, सबसे पहले आप हमको बेचना। इसके लिए आप एडवांस पेमेंट ले लो हमसे। तो हमने भी खुशी खुशी ले ली एडवांस पेमेंट, लेकिन जो सामान था वो हमने उसको अगले साल दिया।
तो यहां पर अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर जो एक बंधन है, यहां पे बंधन जो होता है, ऑब्लिगेशन होता है, ये कौन से साल की सेल है? ये पहले साल की सेल है जब मुझे पैसा मिला, या अगले साल की सेल है जब मैंने उसको सामान भेजा? तो अगर हम स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो ये अगले साल की सेल है, तो हमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि हमारे लिए वो कमाई कौन से साल की है। तो जाहिर सी बात है जब हमने सामान बेचा होगा, जब उसको सामान भेजा, उसी साल की ये सेल है। क्लियर? तो हम प्रीपेड नाम से उसका जो कैश है, जब उसने कैश हमको भेजा तो उसके प्रीपेड नाम से रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन जब हमने सेल की, जब उसको सामान भेजा है हमने, उस दिन ही अपनी रेवेन्यू को मानेंगे। हमारी कमाई कौन से साल हुई है? जिस साल में उसको हमने सामान भेजा। तो बेसिकली सामान, गुड्स या सर्विसेज के ऊपर आपको ये चीजें समझनी है। गुड्स और सर्विस के हिसाब से आपको हमेशा चलना है। अगर आप गुड्स और सर्विस किसी को दे रहे हो या गुड्स एंड सर्विस किसी से ले रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से हमेशा चलना होता है। आपको कैश और कैश रिसीव्ड और कैश पेड के हिसाब से नहीं चलना होता है। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन एक बार और टुकड़ों में समझेंगे, ध्यान से समझिए। रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड, तो मतलब रेवेन्यू रियलाइज का मतलब क्या हो गया? होना। तो हम अपना रेवेन्यू तब हुआ समझेंगे व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, जब एक ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, एंटर्ड इनटू का मतलब भी क्या हो गया? होना। जब हम किसी ट्रांजैक्शन में आ गए हैं तो उस समय हम अपना रेवेन्यू समझेंगे। एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, और उस दिन एक बंधन पड़ गया है कि हमारे जो अमाउंट है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सामान किसी को दे दिया। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एक तरह का बंधन। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऑब्लिगेशन एक अलग चीज है, वो तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन में क्या फर्क होता है। लेकिन एक बंधन जरूर होता है जिसको पूरा करती है हर कंपनी। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज बेस्ड ऑन अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब अगर आपने अक्रूअल कॉन्सेप्ट की मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको उसी समय रिकॉर्ड करना होता है अकाउंट्स में। हमको वेट नहीं करना है, उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लेना है। और इसी के तहत कुछ चीजें निकलती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अनअर्न्ड या अक्रूड इनकम। ठीक है, ये चीज कब निकलती है? जब ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट चलता है तभी तो ये सब चीजें होती हैं। क्रेडिटर कब बनता है, डेटर कब बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से उसमें क्लियर किया था। तो ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है, क्योंकि अगर अक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी। हमको ये जरूरी नहीं था कि कब सेल हुई ये लिखने की, है ना। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब सेल हुई है और जब पेमेंट आई है, तो आपको ये अच्छे से पहचानना है कि सेल कब हुई है। तो उसमें भी बेसिकली लगभग एक ही चीज बताई गई है आपको, कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ऑल एडजस्टमेंट टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, अनअर्न्ड एटसेट्रा आर मेड। तो यहां पर सीधा सा आपको ये समझ लेना है कि ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है जब भी समय हो गया है लेकिन अभी तक पैसा लिया और दिया गया नहीं है। प्रीपेड क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रीपेड होता है कि पहले ही पैसा ले लिया है या दे दिया है लेकिन काम अभी होना बाकी है, सर्विस अभी मिलना बाकी है। एडवांस और प्रीपेड एक ही चीज होती है। अक्रूड बेसिकली इनकम के लिए यूज करते हैं। इसमें भी वही चीज होती है जो कि आउटस्टैंडिंग के लिए, देखो आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है, इनकम के लिए अक्रूड वर्ड यूज होता है। अनअर्न्ड मतलब अभी हम लोगों ने कमाया नहीं है पैसा, लेकिन पैसा आ गया है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अभी कमाने का मतलब अलग चीज होती है और पैसा आने का मतलब अलग चीज होती है। कमाना मतलब हमने मेहनत की है तो हमारे पास अभी पैसा आया है ना। कमाने का मतलब होता है कि मेहनत के बदले पैसा मिलना। लेकिन अनअर्न्ड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? कि अभी हमने मेहनत नहीं की, पैसा आ गया, तो इसका मतलब अभी मेहनत करनी बाकी। क्लियर? दो एग्जांपल और लेता हूं स्टूडेंट जिससे आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। डेट वाइज आपको समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो कंक्लूड करूंगा। तो यहां आप देख सकते हैं, मान लेते हैं एक आउटस्टैंडिंग एंट्री हुई है। कहने का मतलब एक साल चल रहा था 2001 एंड 2002, 2001 और 2002, और
इस साल मैंने एक सेल की है 10,000 रुपए की। तो जो परचेजर है, जिसने सामान खरीदा है मेरा, उसने क्या बोला? उसने बोला देखिए मैं आपको पेमेंट इस साल तो नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं इस कंडीशन में हूं नहीं, तो आप एक काम कीजिए, अगले साल तक का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको 2002 और 2003 के बीच में इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो उसने क्या बोला? पेमेंट मैं करूंगा 2002-2003 के बीच में। ठीक है, तो अगला साल आ गया और उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, मतलब अपना जो अकाउंट था उसने सेटल करवा लिया पूरी तरह। अब स्टूडेंट, मैं आ गया एक कंफ्यूजन के अंदर। क्या क्या कंफ्यूजन हो गई मुझे? कि भाई पैसा तो वो आज दे के गया है, तो उसकी कमाई मैं आज ही रिकॉर्ड कर लेता हूं। क्या ये जो रेवेन्यू हुआ उसके थ्रू, उसको मैं आज रिकॉर्ड करूं या मुझे पिछले साल ही कर लेना चाहिए था? तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल ये पहले ही रिकॉर्ड करना है। और ये जो कमाई भले ही इस साल हुई है, लेकिन आपको वो कमाई इस साल की नहीं समझनी, आपको वो 2001 और 2002 की समझनी है, क्योंकि उसी साल आपने सेल की थी। क्लियर? तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम का एग्जांपल। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रीपेड इनकम का एग्जांपल। देखो, प्रीपेड होता है। अब इसका उल्टा केस बना। क्या केस बना? 2001 और 2002 में जब ये साल चल रहा था, तो एक क्लाइंट ने मेरे काम से खुश होके क्या किया? काम से खुश होके मुझे 10,000 रुपए एडवांस में देके बोला, देखिए मुझे 2002 और 2003 में, मतलब अगले साल 2002 से 2003, अगले साल सबसे पहले मुझे आप अपना सामान भेजिएगा, क्योंकि आपका सामान बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपके साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या कीजिए, आप 10,000 रुपए एडवांस में रख लीजिए, अगले साल जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास सामान भेज देना। तो मैंने भी कहा ठीक है, आप एडवांस में दे रहे हैं तो अच्छी बात है, हम आपके पास ही सामान भेजेंगे सबसे पहले। अब क्या हुआ? अब अगला साल जब आया तो मैंने, देखो ये हो गई पेमेंट, ठीक है, उसने एडवांस पेमेंट मुझे कर दी, और अगला साल जब आया तो मेरे पास, मैंने उसको सामान भेज दिया, ठीक है, इसका मतलब सेल कर दी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मेरी कंपनी के हिसाब से अगर मैं चलूं, तो मैंने जो पैसा कमाया, मैंने आपको बताया है कि पैसा कमाना और पैसा आना दोनों अलग चीज है। यहां पर पैसा आ तो गया, लेकिन कमाया कब? कमाया जब मैंने उसको सामान भेजा, है ना, तभी तो मैंने मेहनत की होगी। तो बेसिकली यहां पर रेवेन्यू जो है, ये रेवेन्यू कौन से साल में काउंट होगा स्टूडेंट्स? ये वाला जो रेवेन्यू होगा ये 2002 और 3 में काउंट होगा। भले ही उसका पैसा मेरे पास पिछले साल आ गया था, लेकिन मैं काउंट तभी करूंगा जब ये वाला साल चल रहा होगा, करंट ईयर 2002 एंड 2003। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप रेवेन्यू को अच्छे से समझ सकते हो। अब ये जो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे बड़े कॉन्सेप्ट को मिलाता है, एकजुट करता है अकाउंट्स में, जो कि आप आगे आने वाली क्लास में पढ़ोगे। जब मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करूंगा तो सभी प्रिंसिपल्स एक एक करके, जब भी कोई एंट्री आएगी तो आपको याद दिलाऊंगा कि ये जो एंट्री है ये कौन से प्रिंसिपल से रिलेट करती है और कहां कहां अप्लाई होता है जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं वो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में आज की क्लास में हमने समझा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया जो भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। अब बस एक और प्रिंसिपल हमारा बचा है, जिसमें हम वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल करेंगे, और उसके बाद हमारा प्रिंसिपल का जो चैप्टर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिससे आपकी जो थ्योरी है वो पक्की हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब आप एग्जाम में लिखने बैठे तो यही जो नोट्स मैंने आपको बना के दिए हैं उन्हीं का आप यूज कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।